तो एक्ट ऑफ गॉड कहना कहां तक सही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ सवाल उससे पहले हम आपको बता देते हैं। वित्त मंत्री का कोरोना को दैवीय घटना करार देना कहां तक सही है? सबसे पहला सवाल आज का यह है। सवाल नंबर 2 यह है कि क्या सरकार ऐसे बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है क्या? सवाल नंबर 3 यह है कि क्या अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को छिपाने की कोशिश हो रही है क्या? सवाल नंबर 4 यह है आज का कि क्या कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड करार देकर मुआवजा देने से पल्ला झाड़ लिया गया है? यही 4 सवाल हैं। 4 सवालों के साथ आज की इस बड़ी डिबेट की शुरुआत करते हैं। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपका सबसे पहले करा देता हूं। शिवम छाबड़ा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी से, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। दिव्या तंवर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आर्थिक मामलों की जानकार है, दिव्या जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक राजाराम जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, अभिषेक जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडियो मेरे साथ वासिंद मिश्र जी एडिटर इन चीफ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस डिबेट की शुरुआत शिवम छाबड़ा जी आप ही से करता हूं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आपकी पार्टी पर। निर्मला सीतारमण ने जब यह बयान दिया, कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई उसको लेकर एक दैवीय घटना यानी कि एक्ट ऑफ गॉड करार देना, इसका मतलब क्या, जरा समझाइए। इसका मतलब तो हमें यही समझ में आ रहा कि कोरोना काल को भगवान की मर्जी मान लिया गया है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या सरकार ऐसे बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से क्या बच जाएगी? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? शंकर भाई, सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी से भागती तो शायद देश के अंदर में भुखमरी हो जाती। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती तो हमारा हाल भी वही होता जो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हुआ है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती तो शायद आज हम चीन को भी इस जिसे कहते हैं महामारी का भी हम जितनी मृत्यु चीन में हुई है शायद उसको भी हम पार कर सकते थे अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागते। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई बात नहीं है, जिम्मेदारी पूर्ण काम अच्छा, इस किया बयान गया का है। मतलब शिवम जी क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। तो मैं शंकर भाई आप ही की बात के जवाब दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि तेल का दाढ़ बनाने का विषय है। यदि कोई करना चाहेगा तो करेगा, आपका एजेंडा हो सकता है, आप करना चाहेंगे सर, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एजेंडे पे तो मत आइए शिवम जी प्लीज। आप ही के नेता ने सवाल उठाया, मैं बता दूं सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या सवाल उठाए। सर आप ही के नेता सवाल उठा रहे ना, मैं नहीं उठा रहा हूँ सर। मैं जवाब तो लेने दी सर, आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं उत्तर भी नहीं दे पाऊंगा। तो आपने एक्ट ऑफ गॉड कहा तो निश्चित रूप से महामारी कोई हिंदुस्तान की देन तो है नहीं, या ना ही आप कहें कि हिंदुस्तान की सरकार की देन है। तो ये बीमारी तो एक प्राकृतिक चीज है जो आई है, जिसका हम सब डट के सामना कर रहे हैं, हमारी सरकार डट के सामना कर रही है। और ना केवल हिंदुस्तान पर मुझे लगता है संपूर्ण विश्व इसकी चपेट के अंदर में है। तो ये निश्चित रूप से किसी हम कह सकते हैं कि मेरी सरकार या आपकी सरकार या किसी की सरकार की ये देन नहीं है। ये किसी कह सकते हैं कि कोई जनरेटेड मैकेनिज्म के थ्रू इस प्रकार की आपदा नहीं आई है। निश्चित रूप से आपदा है। तो देश के अंदर में एनडीएमए का कानून लगता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है, तो वो सोच समझ के लगता है। वो तब लगता है कि जब वास्तव में कोई आपदा इस देश पे आई है तो ही लगाया जाता है। जब सब देश हम देश में लॉकडाउन करते हैं तो हम निश्चित रूप से कोई बहुत विकट समस्या आई तभी तो लॉकडाउन करने की स्थिति आई। जब सब काम धंधे बंद कर दिए हिंदुस्तान के अंदर में, क्या पूरे विश्व के अंदर में लोगों से आग्रह किया गया कि आप अपने अपने घरों में रहिए, अपने आप को बचाव करते रहिए, मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। तो ये जब डायरेक्शन इतनी माइन्यूटली आए और आप कल्पना करिए काम धंधा सब पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से फुल स्टॉप लगा के रोक दी जाए। नहीं, कोरोना को दैवीय घटना करार देना शिवम छाबड़ा जी, क्या ये सही बयान है? नहीं, मैं इस बात को सेकंड करता हूं कि वास्तव में एक्ट ऑफ गॉड के अब आप एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं तो ठीक है। अगर वित्त मंत्री जी ने कहा है तो उसको कहना चाहिए एक्ट ऑफ गॉड ही तो है। कोई हिंदुस्तान की सरकार ने निर्मित करके तो चलिए ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी को जोड़ लेता हूं मैं। सुरेंद्र जी, शिवम छाबड़ा जी भी कह रहे हैं कि ठीक कहा वित्त मंत्री जी ने। मेरा सवाल यह है कि क्या यह कहना सही है दैवीय घटना करार देना कोरोना को? जिस तरह से स्थितियां हुई, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी चरमरा गई है, परिस्थिति देश की क्या इस वक्त चल रही है, तो किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी सब फेल हुआ है, लॉकडाउन को फेल बता रहे हैं। लेकिन शिवम छाबड़ा जी कह रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये वित्त मंत्री जी ने जो कहा है वाकई उसमें हकीकत है। आप क्या मानते हैं, क्या ये बयान ठीक है? शंकर भाई, पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को, वासिंद्र भाई को बधाई दूं कि कम से कम आप राष्ट्रीय चैनलों से कि उस टीआरपी की गला काट स्पर्धा से अलग हैं जो रिया चक्रवर्ती और पता नहीं सुशांत सिंह और ये क्या उनके लिए सवाल ही कुछ और हैं। आज आपने कम से कम एक गंभीर विषय तो उठाया है, धन्यवाद, इसलिए आपका चैनल बधाई का पात्र। आपको भी बधाई बहुत बहुत।
नंबर एक। दो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जब आदमी के पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो वो गॉड के नाम पर फ्रॉड करता है, और यही काम सिर्फ आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और एक्ट ऑफ फ्रॉड के तहत ही मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि मार्च से आया है कोरोना, मार्च से हुआ है सारी चीजों का लॉकडाउन, सितंबर से अब तक, सितंबर से मार्च तक भी क्या नाम राज्यों को क्या उनके ड्यूज दिए गए हैं? ये निर्मला सीतारमण जी बताएंगी। बिल्कुल नहीं दिए गए हैं, सितंबर से नहीं दिए गए हैं उनके ड्यूज, सितंबर से डिले चल रहा है। और इसका चाहे तो मैं लिखित प्रमाण आपको भेजने के लिए तैयार हूं। अर्थव्यवस्था जो है वो मार्च से पहले ही धराशायी हो चुकी थी, और इसमें जो लॉकडाउन इन लोगों ने जिसको कह सकते हैं बेवकूफी भरा किया था, जो स्मार्ट अगर लॉकडाउन करते तो स्थिति ना होती, तो उसके बाद ये क्या नाम और स्थितियां खराब हो गई। पहले तो ये कहते थे कि साहब हमारे खजाने भरे हुए हैं, पहले ये कहते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले ये कहते थे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग कर लेंगे, पहले ये कहते थे कि किसान की आय हमारी दुगनी हो रही है, ऑलरेडी 2020 आ गया है, 2 साल बचे, डोडी हो चुकी है, दुगनी हो जाएगी। पहले ये कहते थे बेरोजगारी है नहीं, पहले ये कहते थे कि हमारे पास मुद्रा लोन में 10 करोड़ लोगों ने लोन ले लिया है, पहले ये कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। और जैसे ही कोरोना आया वैसे ही सारी की सारी चीजें इन्होंने एक्ट ऑफ गॉड पर डाल दी। तो ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है? आप इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्ट ऑफ फ्रॉड लगेगा, क्योंकि अपनी जिम्मेवारी से भागने का। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुतायत जगहों पर सरकारें हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री भी मन ही मन यही सोच रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी का बयान एक्ट ऑफ फ्रॉड का बयान है। केंद्र अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकता है केंद्र राज्य संबंधों में? जी ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में कैसे जिम्मेवारी से भागेगा? आगे आगे जवाब लेंगे शिवम जी से, एक एक करके मैं कमेंट ले लूं। दिव्या तंवर जी मेरे साथ जुड़ी, आर्थिक मामलों की जानकार। दिव्या जी, आप क्या समझ रही इस बयान से? कोरोना काल में जिस तरीके की स्थिति हुई पूरे देश में, आपने तो पूरी उस चीज को देखा है, हम सब ने देखा, अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम चीजें देश में हुई है, और उसके ऊपर एक्ट ऑफ गॉड कह देना वित्त मंत्री का बयान। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड तब होता है कि, अगर मैं सही समझ पाई हूँ तो एक्ट ऑफ गॉड तब होता है जब ये कहा जाए कि अचानक हुआ है, इसकी जानकारी हमें बहुत पहले से थी और कोई भी प्रिकॉशन मेजर नहीं लिए गए। किसी भी सेक्टर में हमने कभी भी कोई प्रिकॉशन मेजर नहीं लिए, कहीं पे भी लॉकडाउन अचानक हो गया। इस कंट्री में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हमेशा सब कुछ अचानक होता है। अचानक डिमोनेटाइजेशन होता है, अचानक जीएसटी लग जाता है, अचानक लॉकडाउन हो जाता है। तो ये सरकार कभी भी प्रिकॉशन मेजर क्यों नहीं लेती है? जब हम लोग एक वोट दे के एक सरकार बनाते हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए हमारी ज़िंदगी ईजी करने का और हमारी चीज़ों के लिए हमारी सहायता करने का। ये हमेशा पल्ला झाड़ के अलग हो जाती है। और ये कह के एक्ट ऑफ गॉड, तो ये बहुत तरीके से गलत है। एक्ट ऑफ गॉड तो ये है ही नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, यही सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा। आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक राजा राम जी भी हैं, वासन सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लगातार चर्चा जारी है। अभिषेक राजाराम जी, मैं आपके पास आता हूं। आप अर्थशास्त्री हैं सर, बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं। क्या जिस तरह से कोरोना महामारी हुई, अर्थव्यवस्था की हालत हमारी खराब हुई, टैक्स कलेक्शन में कमी हुई, उस पर असर पड़ा बहुत ज़्यादा, ये किसी से छिपा नहीं है। आप हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से इस बयान के मायने बता सकते हैं। क्या ये कहना ठीक है कि एक्ट ऑफ गॉड है ये? क्या आप सहमत हैं वित्त मंत्री जी के इस बयान से? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी थोड़ा सा। देखिए, हमारे पास पेंडेमिक कहीं भी डिफाइंड नहीं है हमारे कानून में। तो इसके दो तरीके थे, या तो इसको एक्ट ऑफ गॉड बोला जाए या इसको स्टेट ऑफ वॉर बोला जाए। सभी लोग मानते हैं कि ये जो वायरस है ये चाइना ने भेजा है। देखिए, यूएस वाले प्रेसिडेंट साहब, ट्रम्प साहब रोज चिल्लाते हैं कि चाइना ने ये काम करा है, सभी मानते हैं चाइना ने करा है। तो क्या मजबूरी है इस सरकार की कि चाइना को क्लीन चिट दे दी, चाइना का नाम ना लेना पड़े, इसलिए एक्ट ऑफ गॉड कह दिया? ये जरूरी नहीं कि अगर आप स्टेट ऑफ वॉर बोलें तो उससे लड़ना जरूरी है, ये बोला जा सकता था, दिस इज एन एक्शन, वी आर इनटू स्टेट ऑफ वॉर, चाइना है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस वायरस। जरूरी नहीं कि हम उससे जाकर लड़ें, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बयान से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म खत्म कर दिया इन्होंने।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि सारी स्टेट और केंद्र सरकार मिलकर काम करे। यहां पर जो कमिटेड था कि 14% ग्रोथ के साथ पैसा देंगे, उसमें आज ये कह दिया कि हम 10% ग्रोथ के साथ कैलकुलेशन करेंगे। 2017 में जब हमने 14% बोल दिया तो ये हमारी चूक थी, गलती थी। बिल्कुल सही बात है, गलती थी, क्योंकि 2017 में अगर लग रहा था कि 14% की ग्रोथ आएगी और अगर आज 10% की ग्रोथ आ रही है टैक्स में, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने इस देश पर ट्विन बॉम्ब्स गिराए। पहला डिमोनेटाइजेशन, दूसरा जीएसटी। तीसरी चीज, अगर आप एक तरफ हटा देते हैं कोरोना महामारी को, तो जो सरकार ने गलती कर रखी है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इनकम टैक्स रिटर्न 5, 6 और 7 के फॉर्म आज तक नहीं आए इस साल के, लेकिन 31 जुलाई के बाद से उन पर ब्याज लग रहा है। क्यों? गलती तो आपकी है कि आपने फॉर्म नहीं दिए। अगर आप फॉर्म देंगे तो ब्याज क्यों लगेगा? आदमी फाइल कर देगा। दूसरा, एक जीएसटी में एक प्रोविजन है कि पहले पिछले पीरियड की रिटर्न जाती है, फिर अगले पीरियड की। जी 2018-19 की रिटर्न की जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट है 30 सितंबर और 19-20 की डेट है 31 अगस्त। डेट बढ़ा नहीं रहे, कैसे फाइल हो जाएंगी? और ऊपर से परचेज की डिटेल मांग रहे हैं, जबकि परचेज की डिटेल मांगने का सेंस नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो इन्हीं की पार्टी के, उन्होंने साफ साफ पूछा है कि अगर 15-16 में 8% ग्रोथ थी और जो घटकर 3% रह गई, मैं तो मानता हूं वो भी 2% थी, अगर ये वैल्यूएशन का वो फॉर्मूला चेंज नहीं करते तो 3% रह गई। तो मार्च तक कौन सा कोरोना था? पिछले साल से ये देते आ रहे हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टिमुलस पैकेज, तो तब तक कोरोना नहीं था। बिल्कुल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इनकी कल विड्रॉ हुई है रिपोर्ट, क्योंकि इन्होंने जो डेटा सबमिट करा था वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि साहब जो 2017-2019 की रिपोर्ट हम विदहेल्ड करते हैं, क्योंकि इनकी जंप हुई थी 140 से 63 5 साल में। तो इनको विड्रॉ क्यों करा गया? 2017 और 19 के इनके डाटा में गलती पाई गई, जिससे कि पूरे विश्व में हमारी जो भारत सरकार की साख है वो दांव पर लग गई है। क्योंकि विश्व बैंक ने कहा है कि आपने जो कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो उसके लिए डेटा दिया था, उस डेटा में गड़बड़ियां पाई गई हैं। और देखिए, कोई आदमी टैक्स पे करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, सिवाय केंद्र सरकार के, क्योंकि केंद्र सरकार तो लोन डीएस से चला रही है। ट्रेडर कहता है कि साहब मुझे रिलीफ दे दो, कहते हैं बैंक से जाके लोन ले लो। जो राज्यों का अधिकार है वो मांगा जा रहा है। भैया कंपनसेशन सेस में तुमने लिख के दिया था ना, बाई मंथली दोगे, हर 2 महीने में दो, लेकिन फरवरी तक का पेमेंट आज तक करा है। और खुद निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये जो एक्ट, ये 44,000 करोड़ रुपए मुझे देना है। अभी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला, तो 44,000 करोड़ रुपए जो आपको देना है, तो किसका इंतजार है? देते क्यों नहीं? राज्य कहां से लाएंगे पैसा? तो सरकार पूरी तरह डिफॉल्टर के मूड में है, ये पैसा देना नहीं चाहते और अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जितने भी पाप 5-6 साल में गलती हो गई, सबको कोरोना के नाम पर राइट ऑफ करा जा रहा है। ठीक है, मैं और हर लौट चीज रहा के लिए हूं, तो कह देंगे दैविक चमत्कार, ठीक है सर, लौट रहा हूं, आगे भी चर्चा इस पर करेंगे। वासिन जी मेरे साथ जुड़े हैं। वासिन जी, आप जिस तरह का जिक्र अभिषेक राजा जी ने भी किया कि एक्ट ऑफ गॉड करार देकर मुआवजा देने से क्या ये पल्ला झाड़ने की कोशिश है? दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि क्या ये चीन को क्लीन चिट देना नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, और उस डिस्कशन में अभिषेक और दिव्या दोनों रहे हैं, इसके पहले के भी चर्चाओं में, हम इसको थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में हम इसको थोड़ा चाहेंगे कि अपने दर्शकों तक बताया जाए, क्योंकि इतना हेवी डिस्कशन है। अभिषेक जी के आंकड़े और दिव्या की नाराज़गी दोनों साफ तौर पर दिखाई दे रही है सरकार के कामकाज को लेकर। मेरा ये कहना है कि जब भी कोई सरकार अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाती है, जब एक्सटर्नल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाती है, तो उसको एक स्केप गोट की तलाश होती है। जी। अभी तक स्केप गोट के रूप में कौन होता था? पाकिस्तान और पंडित नेहरू। अब कोरोना ऐसी चीज़ है या कोविड-19 ऐसी चीज़ है कि इसमें ना तो आप पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा सकते, न पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहरा सकते, क्योंकि ये तो अभी नई प्रॉब्लम है, नए तरीके की प्रॉब्लम है। तो अब उसके लिए यही सबसे आसान तरीका था कि कह दिया गया कि एक्ट ऑफ गॉड है। अब इसके बाद तो कहीं कोई डिबेट और डिस्कशन की गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि किसकी मजाल है कि जो दैवीय शक्ति है, जो ऑलमाइटी है, उसको चैलेंज कर दे।
वो भी भारत जैसे देश में, जहाँ की हर चीज़ आस्था पर तय होती है। देश की अदालतें भी आस्था के आधार पर फैसला सुना देती हैं। अदालतें अपने फैसले में हर चीज़ मानती हैं कि एविडेंस नहीं है, फिर भी चूंकि आस्था का सवाल है तो इसलिए फैसला उस पक्ष में दिया जाएगा जिसकी की आस्था उस विषय को लेके वर्षों या सदियों से बनी हुई है। तो जब हर चीज़ आस्था का सवाल है तो इस समय हमारे देश की आस्था मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, और शायद इसीलिए अगर नरेंद्र मोदी जी या उनका कोई मंत्री इस बात को कहता है कि एक्ट ऑफ गॉड है, तो हमारे देश की जनता को मानने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा मज़ेदार घटना ये भी है कि चाहे वो मौजूदा सरकार हो या इंदिरा गांधी की सरकार हो, जब इंदिरा जी भी सत्ता में थीं और इंदिरा जी के टाइम में भी बहुत सारे इश्यूज थे जो कि रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी सरकार, तो उस समय बात बात में कहा जाता था कि CIA का हाथ है। तो जिस तरह से इंदिरा जी के टाइम में CIA को जिम्मेदार ठहराया जाता था, मौजूदा सरकार पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है, और जो सचमुच जिम्मेदार है उसका नाम लेने से परहेज करते हैं। हमारे हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और हमारे आर्मी चीफ सब लोग चाइना से बात कर रहे हैं कि आप भाई हमारी जो टेरिटरी के अंदर आ गए हैं उसको छोड़ के आप वापस जाइए, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी टेरिटरी में कोई घुसा नहीं है। तो हम किसकी बात मानेंगे? हम तो अपने प्रधानमंत्री जी की बात मानेंगे, हम उन्हीं पर भरोसा करेंगे, क्योंकि देश की 130 करोड़ जनता ने उन पर भरोसा जताया है, दूसरी बार जताया है। तो ये अजीब स्थिति है देश की, और इसमें जब हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हमको गवर्नेंस जब हम नहीं दे पा रहे हैं, फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह कोअर्सिव फेडरलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक्ट ऑफ गॉड कह दीजिए, सारे पाप माफ। अब कौन चुनौती दे सकता है भगवान को? कम से कम हम तो नहीं चुनौती दे सकते। दिव्या शायद वो ज़्यादा साहसी हैं, वो कह सकती हैं कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, लेकिन मैं तो भाई निर्मला जी और जयशंकर जी जो कहेंगे उसी को सही मानेंगे। और एक और बात है जो कि इस पर विचार करना चाहिए, हम चाहेंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, जो प्रवक्ता हैं, माननीय शिवम छाबड़ा जी विचार करें। मुझे तो लगता है कि JNU वालों की साजिश तो नहीं है कि हमारी रक्षा नीति फेल हो रही है, हमारी विदेश नीति फेल हो रही है और हमारी अर्थनीति फेल हो रही है, और इन दोनों में तो कम से कम JNU का कब्जा है। जयशंकर जी भी JNU से निकले हैं और निर्मला जी भी JNU से निकली हैं। तो इस दिशा में भी विचार करना चाहिए कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए। ठीक, शिवम जी से मैं जवाब। शिवम जी, आप मुस्कुरा रहे थे, शायद आपके पास जवाब भी होगा। बासिन जी ने सवाल उठाए, बहुत सारे, सुरेंद्र जी ने उठाए, दिव्या जी ने, अभिषेक जी ने, सबका सवालों का जवाब आपको देना है आज। एक एक करके दीजिए। सबसे अच्छी बात है कि वासिन जी बहुत सादगी से बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब प्रदेशों की मंशा केवल दोषारोपण की हो और इस बात से वो हम कह सकते हैं सहमत ना हो कि अब इस देश के अंदर में दूसरी बार कोई प्रधानमंत्री कैसे बन गया, इतनी मेजोरिटी कैसे लोगों ने इनको जिता करके भेज दिया, और लगातार उसी जिसे कहते हैं ना बैक ऑफ द माइंड आपके उसी प्रकार की एक मंशा चलती रहे, तो निश्चित रूप से आप कोअर्सिव फेडरलिज्म की जो आप बात कह रहे हैं वो निश्चित रूप से सिद्ध होती है, इसमें कहीं कोई मुझे कोई डाउट नहीं। दूसरी बात आपने कही कि प्रदेशों को जिस प्रकार से भी राजाराम जी कह रहे थे और दिव्या जी भी कह रहे थे, भाई आप बार बार आपने पहला प्रश्न मुझसे पूछा और मैंने पहले प्रश्न का आपको उत्तर ये दिया कि साहब एक्ट ऑफ गॉड ही तो उसको कहेंगे। अब आप एक्ट ऑफ वॉर कहें, एक्ट ऑफ गॉड कहें, शब्दों के फेर में मुझको फंसा दें, मैं वो होने नहीं दूंगा। ये सच्चाई ये है कि कोरोना की जो महामारी है, ना वो शिवम छाबड़ा लेके आए, ना वासिंद्र मिश्रा लेके आए, ना राजाराम जी लेके आए, ना दिव्या जी लेके आए, ना शंकर बाबू लेकर के आए, ना जनता टीवी लेकर के आए। ये एक ऐसी बीमारी थी जो जिसका प्रकोप केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व भर में। इसको स्वीकार करेंगे या इसमें भी कोई आपको डाउट है, या आपको लगता है कि यूएस के अंदर में किसी प्रकार से वहां की सरकार ने कोई हम तो स्वीकार कर रहे हैं, जनता भी स्वीकार कर रही है। नहीं आपसे आपको स्वीकार नहीं कर रहे ना। नहीं, सवाल जब पूछा जाता है ना शिवम जी, जब सवाल पूछती है ना जनता के सवाल होते हैं जब आपसे पूछते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ शिवम जी जब ये प्रश्न शिवम जी तो उसका जी एक मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट्री सवाल आपसे
पूछ लूँ, आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। आपको पूरा वक्त है, आप पूरा भरपूर तरीके से जवाब दीजिएगा पूरे आक्रामकता के साथ। नहीं देखिए, हम लोग तो भरोसा तब भी किए जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली और थाली बजाइए। देश की जनता ने भरोसा तो तब भी किया जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोमबत्ती जलाइए, और देश की जनता ने तब भी भरोसा किया जब प्रधानमंत्री ने सेना को लगा दिया कि फूलों की वर्षा करिए। देश की जनता को प्रधानमंत्री पर अटूट विश्वास है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं देश की जनता करती है, तो विश्वास में कमी नहीं है, लेकिन एक्शन क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर दिखाई क्या दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, न सरकार की तरफ से और न आपकी पार्टी की तरफ जवाब दे रही है। पर दुख की बात यह है कि ऑपोजिशन पार्टीज जो है केवल कोर्सिव, जो मैंने कहा ना, आपने शब्द बड़ा अच्छा लिया, कोर्सिव फेडरलिज्म वाला, वो बहुत जोरदार शब्द है, लेकिन वो प्रैक्टिस कौन करता है? वो प्रदेश की वो सरकारें करती हैं जो गैर भाजपाई हैं, जिनको लगता है कि साहब अरे वाह, कैसे मोदी जी दोबारा चुन करके देश के अंदर में आ गए। तो ये कोर्सिव फेडरलिज्म वहां से आता है। आपने कहा कि प्रदेशों को हमने फंड नहीं दिया। आप कल्पना करिए, और मुझे लगता है कि शायद आप इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, पिछले 4 महीने में जिस देश के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हुई हो, रेवेन्यू के नाम पे हम लोग बिल्कुल निष्क्रिय साबित हुए हैं। अब आप कल्पना करिए वहां का जो है खजाना हिलेगा कि नहीं हिलेगा। और देखिए, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसको भी शायद राजा राम जी भी इसको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे, और मेरी समझ बहुत कम है और शायद राजा राम की ज्यादा है। राजा राम जी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से पुटअप कर पाएंगे। जब हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी होती है तो डेफिनेटली हम बहुत कम साधनों के अंदर में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। हमारे पास कम धन भी होता है तो भी हम लोन लेकर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम बड़ा इकोनॉमी करना चाहते हैं। इसमें भी तो कोई डाउट नहीं है सर आपको कि हम विश्व की 5वें नंबर की इकोनॉमी बने। क्या आपको डाउट है? क्या आपको डाउट तो नहीं है इस बात पे कि डाउट है? शिवम जी, डाउट किसी को नहीं है, लेकिन उस पर काम कितना हो रहा है, सवाल ये है ना। सर तो काम की मैं बात बता रहा हूँ। हमने केवल मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, यदि कहेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रीन कर पाए, ये वो फिगर्स हैं, ये फैक्ट्स हैं जो केंद्र सरकार ने पिछले जून से लेकर के अगस्त तक, जो भारत की सरकार ने विभिन्न प्रदेशों की सरकारों को फंड एलोकेशन किया। 15वीं फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार, जो एक जनरल हेड पर प्रदेश की सरकारों को उनकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और इन सब मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, शायद राजाराम जी इसको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे, उसके आधार पर जो हमने उनको फंड एलोकेट किया, उसका वो क्रियान्वयन करें। अब आकर के केवल इस बात पे रोना, और ये काम तब होगा जब उनका पेंडेमिक से लड़ना, मतलब कोरोना से लड़ना पहली प्राथमिकता होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना फंड उनको एलोकेट किया गया है। मुझे इस बात का विश्वास है कि किसी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं। और ये तो तब है जब हिंदुस्तान की सरकार स्वयं सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के माध्यम से प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक हम कह सकते हैं गरीब परिवार को राशन भी उपलब्ध कराती है। किसानों के अंदर किसान निधि को भी डिपॉजिट किया जाता है। ये सभी जो मैं सच्चाई आपको बताऊंगा अभी। आप शुभम जी, ये सभी इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, कभी इस पर डिबेट करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं केवल छोटी सी बात कह रहा हूँ कि जब हम केंद्र सरकार सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर फंड एलोकेशन कर रही है, राजाराम जी कुछ तो ये अनावश्यक राजनीति से प्रेरित होकर शिवम जी, आपका वक्त खत्म करना है तो अलग कर सकते हैं। ठीक, अभिषेक जी बोले। मैं सिर्फ ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर गैर भाजपा शासित राज्यों पर बोल रहे हैं, तो मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो परसों हुई है, उसमें 2 भाजपा शासित राज्य ऐसे जिन्होंने केंद्र सरकार के प्रस्तावों का विरोध किया है, जिसमें हरियाणा ने कहा है कि लोन स्टेट नहीं लेंगी, लोन भारत सरकार ले, क्योंकि उसका दायित्व है पैसे देना और वो ब्याज की पूर्ति करे, हम ब्याज बियर नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो गोवा इनका शासित राज्य है, उन्होंने कहा कि लोन लेने की बात जो है वो हम नहीं मानेंगे, आप कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढिए। पहली बात तो ये, तो बार बार ये गैर भाजपा शासित राज्यों की बात ना करें। बाकी मुख्यमंत्री जो है वो इनके उसमें चलते हैं। देखिए, वो पार्टी बाजी चलती है। दूसरी चीज आप देखिए कि मार्च का पेमेंट अभी तक जीएसटी का नहीं हुआ स्टेट्स का, जबकि बाई मंथली पेमेंट होना था। आज हम अगस्त के एंड में बैठे, अगर आपकी मार्च की तनख्वाह नहीं आई हो
और आपको छोटा मोटा कोई पैसा दे दिया गया, देखिए वो तो उनका अधिकार है। आप हर महीने बताते तो हैं कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करा, तो आप उस पैसे को जो स्टेट का है वो देते क्यों नहीं है? मार्च का और अप्रैल का पैसा अभी तक नहीं आया, जिसका परसों जीएसटी काउंसिल में उन्होंने बोला कि 44,000 करोड़ रुपीस है। तो ये पेंडिंग पैसा क्यों रखा गया है? दूसरी चीज, 2017-18 में लॉ क्लियर नहीं थे, आईजीएसटी में 88,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया था, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मूव कर दिया गया सेंटर का, वो वापस लाने की बात हो रही है। सुशील मोदी जी जो इन्हीं की पार्टी के व्यक्ति हैं, उनके अंडर में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, उसको अपनी रिपोर्ट देनी है, एजी उसको वेट करेंगे, फिर वो पैसा आएगा। 88,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है जो कि राज्यों का है, वो वापस क्यों नहीं दिया जा रहा? वो तो जरा से टेक्निकल इशू था तो इन्होंने रख लिया। कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो पैसा पड़ा हुआ है उसका पैसा की लिमिट 10% से बढ़ा के 50% केंद्र सरकार ने कर दी, वो क्यों की है? ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हैं अभिषेक राजाराम जी ने उठाए हैं, जवाब मैं लूंगा शिवम जी से। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा, ब्रेक के बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, दिव्या जी आपके पास भी आ रहा हूँ कमेंट्स लेने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। आप मानते हैं क्या ये अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को क्या एक छिपाने की कोशिश हो रही है, या फिर आप ये मानते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड करार देकर मुआवजा देने से पल्ला झाड़ दिया गया, सीधे सीधे कह दिया गया, एक संदेश दे दिया गया भी खुद आप निर्भर रहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी? वासिंद्र भाई ने जो है सारा का सारा टेंशन ही दूर कर दिया है। एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया वासिंद्र भाई की बात पर कि सारा गुनाह इश्क का उस पर ही डाल दो, मुजरिम बना के उसको मुसीबत को टाल दो। तो ये मुजरिम बना के उसको एक्ट ऑफ गॉड को, एक्ट ऑफ फ्रॉड को, मुसीबत को टाल रहे हैं। इन्हें असल बात सरकार 2014 में आए थे तब इन्होंने जो जितने बड़े बड़े वादे इरादे, 2 करोड़ की नौकरी, 15 लाख हर आदमी के घर में, काला धन, गोरा धन, सांवला धन, ये सारी के सारी जो इन्होंने बातें की थी, मेक इन इंडिया और मेक बाय इंडिया, पता नहीं क्या क्या सारी बातें, और वो झूला झुलाना, चाय पिलाना, सारी चीजें करना, और डिप्लोमेसी को समिट डिप्लोमेसी की तरीके से कर देना, और माई फ्रेंड बराक और माई फ्रेंड जो है जी जिनपिंग, ये सारी चीजों को लेकर के इनका असर आने में 6 साल लग गए, और अब आपके सामने ये असर आ गया है। आप एक चीज को समझ लीजिए कि जो वित्तीय कुप्रबंधन है, वाशिंद भाई भी और जो हमारी जो 2 राजाराम साहब और दीप्ति जी बैठी हुई हैं मानेंगे, 3 रुपए 32 पैसे की एक्साइज ड्यूटी होती थी डीजल पर, 33 से 34 रुपए पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी है डीजल पर, जिसके हिसाब से कम आज तक 2014 से आज तक लगभग 22 से 25 लाख करोड़ रुपया एडिशनल जमा हुआ था भारत सरकार के खाते में। कहां चला गया मालूम नहीं है। कहां, ये वित्तीय कुप्रबंधन का सबसे बड़ा और भयानक आपके पास प्रमाण है कि आपने 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को 33 रुपए की एक्साइज पर लीटर 30 रुपए इस सरकार ने क्रिमिनल तरीके से कमाए हैं आम आदमी की जेब से, और वो जो है वो पैसा कहां गया मालूम नहीं है। आप समझिए इस चीज को। बाकी जो इन्होंने कंज्यूमर टैक्स का और बाकी सारी चीज जो राजाराम जी ने बताया, वो बड़े पढ़े लिखों की बात है, वो तो बिल्कुल है ही है, वो तो सारी चीजें अपनी जगह पर है। और आप इस चीज को देखिए कि रोजगार विहीन विकास, आदमी की जेब में जब पैसा ही नहीं है तो अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी? श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप मजदूरों में, किसानों में, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने दिया है, इस तरीके से आपको जेब में पैसा डाल दीजिए तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। लेकिन राहुल गांधी जी के बयान को तो ये लोग ऐसा मानते हैं, 24 मिनिस्टर लग जाते हैं राहुल गांधी जी के पीछे। अरे भाई, इतना अगर आप सरकार की इकोनॉमी को ठीक करने में ले लें तो मेरे ख्याल से देश की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। और सही कहा, चीन का नाम लेने से डरते हैं। आज हमारे जनरल विपिन रावत बोल रहे हैं, क्या नाम, जो हेड है कमांड, CSD हैं, वो बोल रहे हैं कि हम अदरवाइज हम प्रिपेयर हैं वॉर के लिए। जब हमारी जमीन पे कब्जा ही नहीं है तो किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप देखिए सारी चीजों को
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। ऊपर ऊपर आप हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, रोज एक नई हेडलाइन बना देते हैं। वाशिंद्र भाई भी मानेंगे मेरी बात को, हर रोज 2014 से लेके आज तक हर रोज एक 3 के हिसाब से हेडलाइन है। जो पहले दिन 2 करोड़ रोजगार की हेडलाइन थी, आज वो हेडलाइन अगर हो तो आप हमें बता दीजिए। आज मेक इन इंडिया की कोई बात कर रहा हो तो आप हमें बता दीजिए। आज स्किल इंडिया की कोई बात हमें कर रहा हो तो आप बता दीजिए। आज नई नई हेडलाइन बनी हुई है। तो ये सरकारों के काम नहीं होते। सरकारों को लाने के लिए आप झूठ सच बोल सकते हैं, लेकिन सरकार में रहते समय जिस तरीके का आचरण इस सरकार को करना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो आचरण नहीं कर रही। और उत्तर प्रदेश से लेकर के जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां के लोग भी घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो उनके पास भी नहीं है। खाली नॉन भाजपाई राज्य नहीं घुटन महसूस कर रहे हैं, पैसा तो उनके पास भी नहीं। सुशील मोदी ने स्वयं कहा, भाजपा का नेता है, उसने कहा साफ साफ कि साहब पैसा तो जीएसटी का आपको देना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इससे बड़ा बयान सुशील मोदी क्या दे दे, कोई हमें बता दे। ठीक है सुरेंद्र जी, आप तो रोज लखनऊ के बॉटेनिकल गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने वालों में हैं। आपको मोर कभी मिला है बॉटेनिकल गार्डन में? देखा है आपने मोर? आप भी फोटो डालिए, हम लोग आपको भी हेडलाइन में दिखाएंगे। हेडलाइन तो आप बनानी पड़ती है ना, आप भी बनाइए। बिल्कुल, आप इस बार मोर का फोटो जरूर डालिए। अरे मोर हाँ, मैंने मोर की फोटो डाली है सर, 2 अलग अलग लोगों के साथ डाली। अभी मैं आपको वो ट्वीट टैग कर देता हूं, आप देखिएगा, बड़ी मजा आएगी। उसी समय डाली थी। मोर किस किस को मिल सकता है, ये बड़ी वो है। और ये दिल तो मोर मांग ही रहा है। नहीं, दाना खिलाते हुए डाली क्या सुरेंद्र जी? वो ज्यादा वायरल हो रही है आजकल। सर दाना तो दाना तो किसको खिलाया जा रहा है आज की डेट में आप देख ही रहे हैं। और दाना खाने वाले मोर कौन कौन से हैं, आपके साथी बाराती जी। मैं कहता रहा हूं, बधाई दी है मैंने कि आपके लिए राष्ट्रीय समस्या ये हो गई, उन लोगों के लिए आज भी राष्ट्रीय समस्या उन मोरों के लिए कुछ और है। रिया चक्रवर्ती है। अच्छा शिवम छाबड़ा जी, जवाब दीजिए आप। मैं सुरेंद्र जी की बात का भी जवाब दीजिएगा। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप तो ठीक कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सवाल उठा दिए सर इस पे। भाई को अकेले आपस में बातचीत करने दीजिए ना, एक दूसरे को तंज कस लेंगे और मोर की बात हो जाएगी तो काम ठीक हो जाएगा। मैं सवाल पूछ इसमें रहा हूं। कोई समय आप नाराज मत होइए शिवम जी। मेरी बात शंकर भाई, शिवम जी मैं कोई नाराज वाली बात नहीं कह रहा हूँ। आप अभी अगर ये बात मैं कहता तो शायद मुझको इंटरजेक्ट कर देते, क्योंकि आपके चीफ साहब कह रहे हैं और आप उनके मित्र सुरेंद्र जी कह रहे हैं, तो आपका कोई मॉडरेशन का कोई सवाल नहीं पैदा हुआ। आई एम सॉरी, पर मैं ऐसी डिस्कशन में कभी हिस्सा नहीं लेता मेरे भाई। आप मुझसे 100 प्रश्न पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। अगर आप करेंगे तो आई एम सॉरी, आई हैव टू। आप नाराज हो रहे हैं, मुझे नाराज होकर जाना पड़ेगा मेरे। नहीं, आप नाराज हो रहे हैं। मेरा सवाल तो सुनिए आप। नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। आप अपने चैनल पे अगर पिछले 2 मिनट की डिस्कशन देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाराज क्यों हो रहे हैं शिवम जी? नाराज क्यों हो रहे हैं आप बताइए ना। सुरेंद्र जी, सवाल तो आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनको देश की जनता ने दूसरी बार उठा करके बात फेंक दिया। ये वो लोग बोल रहे हैं, ये वो इनको मौलिक अधिकार किसने दे दिया? अरे साहब आइए ना, हम तो कह रहे हैं कि हमें नहीं किया, आपको किया है, लेकिन आपको क्या ये मोरों को दाना खिलाने के लिए किया है? पिताजी की जागीर आपको क्या बेरोजगारी बढ़ाने के लिए किया है? आपको क्या एक्ट ऑफ गॉड के लिए किया है? एक्ट ऑफ फ्रॉड के लिए किया है? अगर इतने फ्रॉड और बिना फ्रॉड की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अरे लीजिए, सुनिए ना, इस देश के अंदर घोटालों का इतिहास है। अरे भाई हमें तो किया, हमें तो जनता ने नकार दिया। बात करते हैं सर, हमें तो जनता ने नकार दिया, हमने मान लिया, लेकिन आपको जनता ने क्या सेलेक्ट अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए किया? शिवम जी, मैं रोक रहा हूँ दोनों को। दिव्या तंवर जी कुछ बोलना चाह रही है। दिव्या जी आप बोलिए। फ्रॉड करने के लिए किया था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया गया। दिव्या जी, मैं आपको समय दे रहा हूँ, बोलिए आप। जिसकी आप बात करते हैं, देखिए मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आप बात देखिए करते मैं हैं। कहना चाह रही हूँ कि ये जो सरकार है ना, ये बहुत अच्छी है। मतलब अभी तक शायद बहुत नेगेटिव चल रहा था, मैं थोड़ा पॉजिटिव कर देती हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत आशावादी है।
और इनके जो नेता हैं ये भी काफी आशावादी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और लगता है कि सुनने में कि कहीं ना कहीं हमारा देश कहीं ना कहीं तो बढ़ ही रहा है, कम से कम बयानों में तो बढ़ ही रहा है। पर इनके सारे नेताओं के साथ एक एंगर इशू है। अगर आप सीतारमण जी से बात करें, उनको कुछ ऐसी बात पूछे जो उनके लिए उनके मतलब की ना हो और सच में वो वैलिड हो तो उनको गुस्सा आ जाता है। जैसे शिवम जी की बात करें तो उनको गुस्सा आ गया। जब इनके पास कोई आंसर नहीं होता तो ये गुस्सा करते हैं। ये इन सबके सब कॉमन ट्रेड है। आप कहीं भी देखिए, ये कभी भी इस चीज के लिए बात नहीं करेंगे जिन चीजों के लिए इनसे पूछा जाएगा। ये हर एक डिबेट को इस तरीके से करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई युद्ध चल रहा है। इनसे कभी भी किसी नॉर्मल कम्युनिकेशन की उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो ये हमेशा यही करते हैं। चाहे सीतारमण जी की बात कर लीजिए, जब भी उनसे पूछा जाएगा ना कि मैम आप ये बताइए कि आपकी जीडीपी का क्या हाल है या कुछ भी है, वो हमेशा गुस्सा करते हैं। कहीं भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए, अभी शिवम जी का हाल देख लीजिए। तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव किया जा सकता है, इन लोगों से बहुत अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। अभिषेक जी, जहाँ तक बात रही अर्थव्यवस्था की, तो वो हम सबको पता है। जी, बात पूरी करना आप, वो किस दिशा में जा रही है। ठीक है, अच्छी बात कही आप। अभिषेक जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर मेरे को वासिंद्र सर के पास भी जाना है आखिरी कमेंट के लिए। संक्षेप में सर, बहुत वक्त कम है मेरे पास, और कृपया करके शिवम जी को नाराज मत करिएगा, ऐसी कोई बात मत बोलिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूं क्योंकि वो नाराज हो गए सर हमारी बातों से। शिवम जी को नाराज नहीं करूंगा, मैं शिवम जी को नाराज नहीं करूंगा, सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। जी अभिषेक जी, सरकार ने अभी जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बोला है कि इस साल का लॉस 3 लाख करोड़ का होगा, जिसमें कि 65,000 करोड़ रुपीस का लॉस सेस का है, 2,35,000 करोड़ का लॉस कोरोना इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से है, जो कि कैलकुलेशन 10% में की गई है, जबकि लॉ में 14% लिखी है। तो अगर 14% की बजाय 10% से इकोनॉमी आ गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो कोरोना नहीं है, ये तो 4% आप खुद ही कम कर रहे हैं, यानी कि जो 2017 में प्रॉमिस करा गया था वो गलत है। दूसरा, मेरा वापस सवाल रिपीट कर रहा हूं, जो ये कह रहे थे सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्य शोर मचा रहे हैं ये मानने के लिए, तो गोवा और हरियाणा इनके खुद के राज्य हैं, वो सेंटर की बात क्यों नहीं मान रहे? वो गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ क्यों खड़े? और सुशील मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि सेंटर की जिम्मेदारी बनती है? ओके वासिंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे, वक्त बहुत कम है हमारे पास। नहीं, हम चाहेंगे कि शिवम इसका जवाब दे दें, क्योंकि अभिषेक जी ने शिवम से पूछा है। नहीं, आप ही दे दीजिए सर, मैं तो केवल क्या बोलूंगा, आपकी चर्चा चली रही थी, मैं तो बेकार, मुझे लगता है अनपेक्षित पहुंचाऊंगा। नहीं सर, शिवम जी आप नाराज मत होइए। सवाल देखिए आप ही से पूछेंगे ना सर, सरकार आपकी है तो आप प्रवक्ता, सरकार का पक्ष रखने के लिए आप आए हैं। लेकिन मुझसे 100 सवाल पूछिए सर। शक्कर भाई ने मुझसे पहले प्रश्न पूछा हो, मैंने जवाब नहीं दिया हो, तो आप मेरे गिरबान को पकड़ के बोल दीजिए कि साहब तुमने जवाब नहीं दिया। नहीं सर, हम ऐसे चैनल नहीं है, वो कहनी चाहिए सर जी। मुझे जो जायज बात है वो कहनी चाहिए। आप तो आप बोलिए करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलिए आप बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ, अभिषेक जी ने जो बात कही कि हरियाणा और गोवा, देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक, जीएसटी का अर्थ क्या है मुझे लगता है शायद आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जब जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था तो उसका अर्थ यही था कि सभी प्रदेशों की समावेशी एक काउंसिल बने, वो बैठ करके निर्णय ले, उसके अंदर बैठ करके जो निर्णय है उसका क्रियान्वयन किया जाए। उसके अंदर आपके अगर कोई कंसर्न्स है, कोई उसके अंदर हम कह सकते हैं कोई मेरा कोई ऑब्जेक्शन है किसी बात को लेकर के, उस बैठक में रखा जाए, उसको सही तरीके से उसका निवारण किया जाए। ये जीएसटी काउंसिल का मकसद है। अब अगर उस मकसद को अगर उन तोड़ देंगे, अरे भाई प्रदेश तो वो चला रहे हैं, हो सकता है उनके प्रदेशों में दिक्कत हो, उन्होंने आकर के जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहा, सकारात्मक तरीके से कहा कि उसका निर्णय किया जाना चाहिए। और सरकार इस बात के लिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत विजिलेंट है, चीजों को लेकर के बहुत समझदार है, सजग है। हम एक प्रदेश का विकास होगा वसंत भाई, तो आप इस बात को विश्वास कीजिए कि तभी हिंदुस्तान। ठीक, अच्छा शिवम, हाँ जुड़े आप शिवम, अब आप मेरा भी जवाब सुन लीजिए, क्योंकि आपने कुछ मुद्दे उठाए थे। पहली बात तो ये कि मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि अगर आप अपनी बात बगैर गुस्सा किए और बगैर उत्तेजित हुए कहेंगे तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद किसी को उत्तेजित करके और झगड़ा कराना नहीं होता है। आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि आप रोज़ हमारे कार्यक्रम में आते हैं, आप हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट हैं और हम लोग सबको मौका देते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे दोस्त भी हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या रहती है उनकी, उसके बारे में भी मुझे पता रहता है। चूँकि डिबेट इतना गंभीर हो गया था तो मैंने थोड़ा उसको हल्का करने के लिए
और मैंने उन्हीं के खिलाफ मेरा सवाल था कि भाई आप हेडलाइन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आप लोग भी हेडलाइन मैनेजमेंट करिए। अगर कोई मोर दिखा के या मोर को दाना खिला के हेडलाइन बनवा ले रहा है तो ये आपका फेल्योर है। आप भी मोर को दाना खिलाइए और हेडलाइन बनवाइए। हमने तो केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का मानवीय चेहरा आपको दिखाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी को वो भी नहीं जचा। आपको कांग्रेस पार्टी का वो भी अच्छा चेहरा दिखता है जब राहुल गांधी भाड़े के लोग लेकर के चौक पे खड़े हो जाते हैं, उनको मैं आपका ही पक्ष रख रहा हूं। शिवम, उनके जाके ड्रामेबाजी का पक्ष करते हैं सर, तो लोग उनको भी दिखाते हैं ना। शिवम, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, आप सुनिए तो। मैं आपके ही पक्ष रख रहा हूँ, अपने दोस्त सुरेंद्र राजपूत के सामने ही रख रहा हूँ। मैं आपका ही पक्ष रख रहा हूँ, आप सुनिए तो। मैं प्रधानमंत्री जी के पक्ष में बोल रहा हूँ, आप ध्यान तो दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी हेडलाइन मैनेजमेंट करके ही दूसरी बार सत्ता में आ जाते हैं तो आपको हेडलाइन मैनेजमेंट करने से कौन रोक रहा है? आप भी 10 साल पावर में थे, 50 साल सत्ता में रहे हैं, आप भी हेडलाइन मैनेजमेंट करिए। अगर वो मोर को दाना खिला के और फिर हेडलाइन बनवा ले रहे हैं तो आप भी रोज बोटेनिकल गार्डन में जाते हैं, आप भी लखनऊ गए होंगे। लखनऊ का बहुत फेमस बोटेनिकल गार्डन है, उसमें आपको एक से एक एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं और बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े साइज के मोर वहाँ भी दिखाई देते हैं। तो हम सुरेंद्र जी से यही चाह रहे हैं कि वो भी मोरों के बीच में जाएं, मोरों से संवाद कायम करें, राबता कायम करें और वह हेडलाइन बनवाएं, वो ट्वीट करें सोशल मीडिया पर, हम लोग उनको भी दिखाएंगे। खाली मीडिया को कोसने से काम नहीं चलेगा, हेडलाइन बनाने के लिए एफर्ट भी करना पड़ेगा। तो जो एफर्ट कर रहा है उसको मीडिया हेडलाइन बना रही है। मैं समझ रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी रोटी को रोटी कह रहा हूँ। शिवम जी, मेरे पास वक्त नहीं है सर, कुछ अगर आप कहना चाहें, हम माफी मांगते हैं आपको अगर कोई नाराजगी हमारी तरफ से भी। एक लाइन में अपनी बात को खत्म कर दीजिए, वक्त बहुत कम है मेरे पास। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाइज्जत सभी प्रदेशों के साथ समन्वय बना करके देश का विकास का मॉडल तैयार किया और काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को किसी प्रकार का कोई आपत्ति है, कोई डाउट है, तो वो बातचीत करके समझौता कर ठीक कर सकता है। अच्छा सुरेंद्र जी, किसी प्रकार का एक लाइन में सुरेंद्र जी प्लीज, एक लाइन, बहुत वक्त कम है मेरे पास। बस एक ही लाइन में कह रहा हूं कि ये सरकार एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड से चल रही है। इस सरकार को एक्ट ऑफ फ्रॉड से बचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, सुरेंद्र जी, दिव्या तंवर जी, आपका, अभिषेक राजाराम जी, वासिन जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, वक्त की कमी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।